हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। चलिए अब समझते हैं कि दिसंबर के इस ठंडे मौसम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखने की कैसी गजब की तैयारी कर रखी है। खबरें तो यह हैं कि पुतिन इस बार कोई मामूली दौरा नहीं करने वाले, बल्कि ऐसे धमाकेदार सौदे लेकर आ रहे हैं जिनसे पूरा एशिया हिल सकता है। बताया जा रहा है कि रूस और भारत के बीच जो सौदे तय होने वाले हैं उनमें सबसे बड़ा नाम सुखोई 57 की डील का है, जिसे लगभग फाइनल माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, ये वही पुतिन हैं जिन्होंने भारत आने से पहले एक के बाद एक हैरत अंगेज हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग कर डाली जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ था और जिसकी रेंज अनलिमिटेड बताई गई, यानी ये मिसाइल उड़ान भरे तो रुके ही नहीं। और जैसे इतना काफी नहीं था, उन्होंने इसके बाद एक ऐसा समुद्री ड्रोन टेस्ट कर डाला जिसके भीतर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है और उसकी रेंज भी अनलिमिटेड। चलिए अब जानते हैं असली खेल क्या है। पुतिन ने अचानक एक बड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स कैंसिल कर डाले। सबसे बड़ी बात, उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाली G20 की मीटिंग को ही छोड़ दिया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले थे। लेकिन पुतिन ने G20 के बदले भारत को प्राथमिकता दी। यह बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि रूस आज भारत को किस स्तर पर देख रहा है, कितना महत्वपूर्ण दोस्त मान रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आया है। अचानक भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, और अगर रूस को फंडिंग बंद हो गई तो यूक्रेन में उनकी बढ़त पर सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर भारत के साथ बड़े हथियारों की डील करना चाहते हैं, ताकि पैसा भी आता रहे और रूस की जंग भी चलती रहे। और इस बीच एक और चाल चल दी गई है। रूस ने भारत तक अपना माल पहुंचाने के लिए सीधा रेलवे नेटवर्क बिछा दिया है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि इस रूट पर अमेरिका का कोई प्रतिबंध नहीं चलेगा, यानी पुतिन अब किसी भी सूरत में भारत तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने भी रूस को धोखा दे दिया। वही चीन जो कल तक अमेरिका को आंख दिखा रहा था, अचानक पीछे हट गया और बोल पड़ा कि उसे अब अमेरिकी प्रतिबंधों का डर है, इसलिए वो अब रूस का तेल नहीं खरीदेगा। और यही वो पल था जब पुतिन के हौसले थोड़े हिल गए, क्योंकि चीन के पीछे हटने के बाद अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत पर टिकी है। और इसीलिए पुतिन अब भारत से ऐसे सौदे करना चाहते हैं जो सिर्फ हथियारों के नहीं, बल्कि उनके यूक्रेन युद्ध को जिंदा रखने की सांस बन सकें। अब बस इंतजार है उस दिसंबर के महीने का, जब पुतिन भारत आएंगे और इस मुलाकात से दुनिया की राजनीति में क्या तूफान उठेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। भारत ने पुतिन को अकेला छोड़ने का कोई इरादा नहीं बनाया है। हालात जितने भी कठिन हो, भारत इस समय रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि ये वही वक्त है जब दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बचाए रखना बेहद जरूरी है। भारत समझता है कि अगर रूस कमजोर पड़ा तो पूरी शक्ति का संतुलन एक ही दिशा में चला जाएगा, और यही भारत नहीं चाहता। खास करके ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप और चीन दोनों G2 जैसे ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों ही दुनिया पर राज करेंगे। अब देखिए, भले ही भारत ने कच्चे तेल का आयात रूस से कम कर दिया हो, लेकिन उसने चालाकी से अपने व्यापार का रास्ता बदल दिया है। अब भारत रूस से अलग अलग तरह के तेल आयात कर रहा है, और इनमें सबसे आगे है सूरजमुखी तेल। अचानक से रूस से भारत आने वाले सूरजमुखी तेल का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि भारत की सोच क्या है। भारत खुलकर रूस के साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन ऐसी जगह जहां अमेरिका के प्रतिबंधों की परछाई भी ना पड़े। भारत चाहता है कि सस्ता सामान रूस से सीधे आए, बिना किसी डर या रुकावट के। और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए रूस से ईरान तक जो रेल लाइन बिछाई जा रही है, उसी का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस लाइन से सामान सीधा समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचेगा, तेजी से, सुरक्षा के साथ और बेहद कम लागत में। यही रेलवे प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब सुनिए इस रेलवे रूट की सबसे दिलचस्प बात। इस पर अमेरिका का कोई प्रतिबंध नहीं चलेगा। ना अमेरिका की नौसेना इसे रोक पाएगी, ना कोई इंटरनेशनल अड़चन डाल पाएगा। यानी इस बार रूस और भारत ने ऐसा रास्ता बना लिया है जहां कोई तीसरा देश अपनी उंगली नहीं घुसेड़ सकता। लेकिन इस पूरे खेल का असली मकसद क्या है? रूस को मजबूत रखना, क्योंकि जब तक रूस मजबूत रहेगा, नाटो को चुनौती मिलती रहेगी। वही नाटो जैसा फोर्स जिसने कभी सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था, आज फिर रूस को तोड़ने का प्लान बना रहा है। मगर कहानी का ट्विस्ट यह है कि इस बार सामने बैठा है व्लादिमीर पुतिन, वो नेता जो नाटो से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। और जब यही बात दुनिया के सामने आई, तब अमेरिका में हलचल मच गई। आगे हम आंकड़े के साथ बता देंगे कि नाटो के सामने रूस की ताकत क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कागजी शेर कहकर बयान तो दे दिया, लेकिन असल में इस बयान के पीछे छिपा है डर, एक गहरी बेचैनी। अब चलिए सुनते हैं उस चर्चा की जो हाल ही में हर तरफ गूंज रही थी कि रूस पाकिस्तान को फाइटर जेट के इंजन दे रहा है। कई लोग बोले रूस ने भारत को धोखा दिया, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो इस धारणा को पूरी तरह उलट देती है। रूस के विशेषज्ञों ने खुद एक ऐसा बयान दिया है जिसने सारे शक दूर कर दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है, रूस जो इंजन पाकिस्तान को दे रहा है वो वास्तव में भारत के ही हित में है। यानी जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल पर्दा उठने के बाद ही समझ आएगा। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि रूस कैसे भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल सप्लायर बना। तो कहानी की शुरुआत तब हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद वैश्विक तेल बाजार का पूरा समीकरण बदल गया।
पहले यूक्रेन भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल आपूर्ति करता था, लेकिन युद्ध के कारण उसने अपनी अधिकतर खेप यूरोप की ओर मोड़ दी। वहीं रूस के पास विशाल सूरजमुखी की फसल थी जो यूरोप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में भारत के लिए रूस सबसे सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प बन गया। उसके समुद्री बंदरगाह खुले थे और लॉजिस्टिक चेन स्थिर थी। यही कारण रहा कि 4 वर्षों में रूस से भारत को सूरजमुखी तेल का आयात 12 गुना बढ़ गया। रूस ने भारत को प्रतिस्पर्धी दरों पर तेल उपलब्ध कराया, जिससे घरेलू मार्केट में रूसी तेल का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इसे सप्लाई चेन की स्थिरता और भरोसे की जीत बताया। अब समझते हैं कि भारत के तेल बाजार में इसका क्या असर पड़ा। तो भारत में कुल खाने के तेल की खपत का 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है। पहले सूरजमुखी तेल का स्थान सोयाबीन और पाम तेल के बाद तीसरे नंबर पर था, पर रूस की आपूर्ति ने इस फासले को काफी घटा दिया। बीते साल रूस का हिस्सा भारत के सूरजमुखी तेल आयात में 55 से 60% तक पहुंच गया, जिससे भारत का निर्भरता पैटर्न पूरी तरह बदल गया। भारतीय किसानों ने 90 के दशक में सूरजमुखी की खेती कम कर दी थी, क्योंकि सस्ते विदेशी तेल ने उनकी कमाई घटा दी थी। लेकिन जब रूसी तेल सस्ता पड़ा तो आयातक कंपनियों को बड़ी राहत मिली। अब हालांकि कीमतों में उछाल से इस साल सूरजमुखी तेल के आयात में 13% कमी की आशंका जताई जा रही है, फिर भी रूस का दबदबा बरकरार रहेगा। उद्योग संगठनों ने हाल ही में रूस का दौरा किया ताकि किसानों और उत्पादकों से सीधे संबंध मजबूत किए जा सकें। इससे साफ है कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार अब केवल आर्थिक नहीं, रणनीतिक रिश्ते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आप जानते हैं कि चीन ने रूस से तेल खरीदने से अचानक कदम क्यों पीछे खींचे। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां सिनोपेक और पेट्रो चाइना ने हाल ही में रूस से आने वाली कई तेल खेपें रद्द कर दी हैं। वजह है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों में रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। चीन की इन कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने रूस से सौदे जारी रखे तो उन पर भी अमेरिका की तरह की सजा लागू हो सकती है। हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि चीन की निजी रिफाइनरियां, जिन्हें टीपॉट्स कहा जाता है, भी लेन देन से दूरी बनाए हुए हैं। इन कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदा तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं के निशाने पर आ सकती हैं। ये वही डर है जिसने पहले शानडोंग यूलोंग पेट्रोकेमिकल जैसी चीनी कंपनी को पश्चिमी देशों की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। इन घटनाओं ने चीन के तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर बड़ा असर डाला है। अब समझते हैं कि भारत और बाकी देशों की तेल नीति पर इसका क्या असर पड़ा। तो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से रूस से तेल खरीदने के फैसले में बदलाव किया है। सरकारी रिफाइनरियां भी हर शिपमेंट की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार का अमेरिकी दबाव या दंड झेलना ना पड़े। इस सतर्कता के कारण रूस से आने वाले ईएसपीओ तेल की मांग में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ये वही तेल है जो एशिया के देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन अब स्थिति पलट गई है और रूस को अपने तेल को बेचने के लिए कीमतें घटानी पड़ रही हैं। पहले ईएसपीओ तेल ब्रेंट क्रूड से $1 ज्यादा महंगा बिकता था, पर अब ये केवल आधा $1 महंगा रह गया है। साथ ही भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उन सप्लायरों से फिर से सौदे शुरू किए हैं जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हैं। ये पूरी स्थिति इस बात का संकेत है कि कैसे अमेरिका की आर्थिक नीति ने एशिया के तेल बाजार को नई दिशा दे दी है और रूस के राजस्व पर गहरा प्रहार किया है। आइए अब जानते हैं कि रूस के पोसाइडन ड्रोन की शक्ति कितनी भयावह है। तो रूस ने दुनिया को हिला देने वाला एक ऐसा हथियार दिखाया है जो महासागरों की गहराइयों से परमाणु शक्ति के साथ हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन का नाम है पोसाइडन, जो पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसकी रेंज की कोई सीमा नहीं है, यानी यह दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। इसे रूस की मदर सबमरीन से लॉन्च किया गया था और इसमें जो परमाणु रिएक्टर लगाया गया है वो पारंपरिक स्ट्रेटेजिक सबमरीन के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति कई गुना अधिक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि यह ड्रोन उनके देश की रक्षा रणनीति में एक नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि यह समुद्र के भीतर से दुश्मन देशों के ठिकानों को खत्म करने की क्षमता रखता है। इसकी गति, गहराई में चलने की क्षमता और परमाणु वॉरहेड ले जाने की योग्यता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार बना देती है। रूस इसे अपने राष्ट्रीय गौरव और सैन्य तकनीक के शिखर के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक इतनी उन्नत है कि किसी भी मौजूदा रक्षा प्रणाली से इसे रोका जाना लगभग असंभव है। अब समझते हैं कि सरमट और बुरेवेस्तनिक मिसाइलों से रूस का सामरिक त्रिकोण कैसे पूरा हुआ। तो पुतिन ने पोसाइडन के साथ साथ यह भी घोषणा की कि रूस की सबसे आधुनिक सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अब युद्ध ड्यूटी के लिए तैयार है।
यह मिसाइल रूस की सामरिक ताकत को और बढ़ा देगी। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की कोई मिसाइल दुनिया में नहीं है। इसके साथ रूस ने बुरेवेस्तनिक नाम की एक परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया, जो 15 घंटे तक हवा में रही और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मिसाइल का रिएक्टर पनडुब्बी के मुकाबले 1000 गुना छोटा है और इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक तकनीक लगी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस अब 3 दिशाओं से, आकाश, समुद्र और अंतरिक्ष से, हर स्तर पर परमाणु शक्ति का संतुलन बना चुका है। इन तीनों हथियारों के संयोजन से रूस ने वो रणनीतिक ढाल तैयार की है जिससे वो किसी भी देश की चुनौती का जवाब कुछ ही मिनटों में दे सकता है। यह पूरी दुनिया के लिए रूस के बढ़ते प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत है। चलिए अब जानते हैं कि रूस और ईरान की ये नई रेल लाइन दुनिया की व्यापारिक ताकतों को कैसे चुनौती दे रही है। तो ईरान और रूस दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के आर्थिक शिकंजे से निकलने का ऐसा रास्ता निकाला है जो इतिहास में पहली बार किसी भूमार्ग के जरिए सीधे उनके प्रभाव को तोड़ सकता है। यह रेल लाइन रश्त से अस्तारा तक फैली है, जिसकी लंबाई 162 किलोमीटर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर होगा। यह लाइन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी इंस्टैक का सबसे अहम हिस्सा है, जो दक्षिण एशिया से यूरोप तक माल ढुलाई का नया नेटवर्क तैयार कर रहा है। जब यह पूरी तरह चालू होगा तो व्यापारी सुएज नहर वाले पारंपरिक रास्ते की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे परिवहन समय आधा और लागत 30% तक घट जाएगी। यानी यह रेल मार्ग सिर्फ स्टील और सीमेंट की पटरी नहीं, बल्कि रूस और ईरान की आर्थिक स्वतंत्रता की नसें हैं, जो पश्चिमी देशों की पकड़ से बाहर चलेंगी। इस रास्ते से तेल, गैस, स्टील, अनाज और मशीनें सीधे उन देशों तक पहुंचेंगी जिन पर अमेरिका या यूरोपीय संघ का कोई दबाव नहीं चलेगा। इस तरह यह परियोजना दोनों देशों के लिए आर्थिक मुक्ति का प्रतीक बन गई है। अब समझते हैं कि रूस इस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा दांव खेल रहा है और इसका वैश्विक असर क्या होगा। तो रूस ने इस प्रोजेक्ट में 1.6 अरब यूरो का निवेश किया है और रूसी इंजीनियर पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं। जनवरी 2025 में साइन हुए 20 वर्षीय रणनीतिक समझौते ने दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी की नींव रखी है। जब यह कॉरिडोर चालू होगा तो 20 मिलियन टन से अधिक माल हर साल इस रास्ते से गुजरेगा। यह व्यापारिक मार्ग अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण से बाहर होगा, क्योंकि यह समुद्री नहीं बल्कि भूमि मार्ग है। चीन भी इस पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट इंस्टक से जुड़कर दक्षिण चीन सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक एक विशाल नेटवर्क बना देगा। इससे एक नया आर्थिक गठबंधन आकार ले रहा है, जिसमें ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के देश भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत का आईमेक कॉरिडोर अब भी योजना के स्तर पर है, जबकि ईरान और रूस में धरातल पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से पश्चिमी देशों के दबदबे को कमजोर करना शुरू कर दिया है। यही वो संकेत है कि आने वाला समय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का होगा। आइए आप जानते हैं कि रूस और नाटो की ताकत के बीच असली मुकाबला किस स्तर पर है। तो जब हम रूस और नाटो की शक्ति की तुलना करते हैं तो यह साफ दिखता है कि रूस अपनी सैन्य तैयारी के दम पर अकेले कई देशों पर भारी पड़ता है। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार मौजूद है, जो हर वैश्विक शक्ति के लिए डर का कारण बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूस को कागजी शेर कहा तो उन्होंने शायद इस हकीकत को नजरअंदाज किया कि रूस के पास 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक और 20 लाख से ऊपर रिजर्व फोर्स है। यूक्रेन युद्ध में 3 वर्षों तक बिना किसी नाटो देश की सीधी दखल के रूस डटा रहा, यह उसकी रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। नाटो देश आपस में मिलकर जरूर अधिक संख्या में सैनिक रखते हैं, पर रूस की धैर्य और आक्रामक रणनीति में उन्हें पीछे रखा हुआ है। पश्चिमी देश अब भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। अमेरिका अकेले नाटो के कुल रक्षा बजट का 70% संभालता है, जिसका आकार 860 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। यही कारण है कि यूरोप पुतिन की शक्ति से भयभीत रहता है और अपनी रक्षा नीति में तेजी से बदलाव ला रहा है। अब समझते हैं कि रूस की युद्ध मशीनरी किस तरह यूरोप को चिंतित कर रही है। तो रूस की सैन्य मशीनरी इतनी विशाल है कि उसका हर हथियार किसी देश की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस के पास 4699 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर शामिल हैं। 13,000 टैंकों और 1700 से ऊपर हेलीकॉप्टरों के साथ रूस की जमीनी सेना किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा रूस के पास 600 से ज्यादा युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो समुद्र में उसकी शक्ति का प्रतीक हैं। यूक्रेन युद्ध में भले ही 1,10,000 सैनिकों की जान गई हो, पर पुतिन का जोश और जनता का समर्थन अब भी बरकरार है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की असली कमजोरी उसकी रणनीति में तालमेल की कमी है, पर उसकी ताकत लंबी दूरी की मिसाइलों और साइबर युद्ध की कला में है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका बार बार चेतावनी देते हैं कि रूस को कम आंकना घातक साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने G20 सम्मेलन से दूरी क्यों बनाई। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कर दिया कि पुतिन खुद इस बार विदेश यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह रूस का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा।
ये कदम सिर्फ एक औपचारिक निर्णय नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल पुतिन बीते कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूरी बना रहे हैं, खासकर तब से जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है। वे हर बार सुरक्षा कारणों और रूस के अंदरूनी हालात का हवाला देते हुए अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं। भारत में हुए G20 सम्मेलन से भी उन्होंने दूरी बनाई थी और अब दक्षिण अफ्रीका के सम्मेलन से भी वही रुख दोहराया है। यह स्थिति दुनिया को यह संदेश देती है कि रूस फिलहाल अपने सैन्य और आर्थिक नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से अलग रखकर अपनी राह तय करना चाहता है। इस बार भी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से रूस अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराएगा, पर व्यक्तिगत तौर पर पुतिन का न आना यह दिखाता है कि वे किसी भी अप्रत्याशित कूटनीतिक तनाव से बचना चाहते हैं। अब समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गैरहाजिरी ने इस सम्मेलन को और खास कैसे बना दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले इस बड़े सम्मेलन से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाल में बढ़े राजनीतिक मतभेदों ने इस निर्णय को और स्पष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, मानवाधिकार और अफ्रीकी नीतियों को लेकर गंभीर असहमति है। इस वजह से ट्रंप ने सीधे हिस्सा न लेकर उपराष्ट्रपति JD वेंस को भेजने का निर्णय लिया। ये कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब दक्षिण अफ्रीका को कूटनीतिक संदेश देना चाहता है। दूसरी ओर यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और डॉलर पर निर्भरता के तनाव से जूझ रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के प्रवक्ता विंसेंट मैग्वेनिया ने पहले ही कहा है कि बैठक में यूक्रेन संकट और उसके वैश्विक असर पर चर्चा होगी। ऐसे में पुतिन और ट्रंप दोनों की अनुपस्थिति से यह सम्मेलन केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मायनों में भी भारी महत्व का हो गया है। आइए अब जानते हैं कि रूस के इंजन सौदे से भारत को कैसे फायदा मिल सकता है। तो रूस द्वारा पाकिस्तान को RD-93 इंजन देने की खबर सुनकर सबके दिमाग में सवाल उठे कि क्या यह भारत के लिए खतरा है। लेकिन रूसी विशेषज्ञों ने बताया कि यह सौदा भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीन और पाकिस्तान अभी तक रूसी इंजन का कोई बेहतर विकल्प नहीं बना पाए हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अब भी रूस पर निर्भर हैं। इस निर्भरता से भारत को यह समझने में मदद मिलती है कि उनके फाइटर जेट्स की क्षमता कहां तक सीमित है। दूसरा फायदा यह है कि भारत के पास पहले से ही इन्हीं इंजनों का अनुभव है, क्योंकि भारत के MiG-29 विमान में भी यही तकनीक मौजूद है। यानी भारत इन इंजनों की तकनीकी ताकत और कमजोरियों को भली भांति समझता है। जब दुश्मन के पास वही इंजन होगा जिसे भारत पहले से जानता है, तो युद्ध की स्थिति में भारत को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इसे तकनीकी जासूसी की तरह भी देखा जा सकता है, जहां भारत को बिना कुछ खोए दुश्मन के हथियारों का पूरा अंदरूनी ढांचा पता रहता है। अब समझते हैं कि रूस और भारत के पुराने रक्षा संबंधों का इस विवाद से क्या लेना देना है। तो रूस और भारत का सैन्य रिश्ता दशकों पुराना और भरोसे से भरा हुआ रहा है। रूस ने हमेशा भारत को उच्च तकनीकी हथियार उपलब्ध कराए हैं, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बियां। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को इंजन बेचने की यह डील केवल एक व्यावसायिक कदम है, न कि कोई रणनीतिक बदलाव। इस समझौते में तकनीक का कोई हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। भारत पहले से ही RD-33 इंजन का पूर्ण लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, जो पाकिस्तान को दिए जाने वाले इंजन से ज्यादा उन्नत और टिकाऊ है। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आलोचनाएं बिना आधार की हैं, क्योंकि रूस भारत के दीर्घकालिक साझेदार के रूप में बना रहेगा। यह सौदा रूस के व्यापारिक हितों का हिस्सा है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर उसका झुकाव अब भी भारत की तरफ ही है। इसीलिए रूस का यह कदम भारत की तकनीकी और रणनीतिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे और मजबूत करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या रूस को मदद पहुंचाना भारत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।